हरे कृष्णा बच्चों। आज की कक्षा में हम उसी को कंटिन्यू करेंगे फिर से वापस जो अपने डीपीपी सॉल्व कर रहे थे आयोनिक वाले बफर वाले। तो बहुत अच्छे अच्छे सवाल है, तो तुम सबके लिए है, चाहे आप जेई के हो या नीट की तैयारी कर रही हो, सबको अच्छा से समझ में आएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर इसको तुम कर लेते हो ना तो एकदम वन शॉट में आराम से रिविजन हो जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट सवाल हम बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं, तो कहीं जरूरत इसमें पड़े तुम स्क्रीनशॉट लेना और साथ साथ लिखते चलना। हम रुकेंगे नहीं, तुम वीडियो को पॉज करके देखते चलना। चलो चालू करते हैं। देखो भाई, तो अगर तुम्हें याद हो तो हमने पिछले लेक्चर में आई थिंक हम उल्टा सॉल्व कर रहे हैं। हमने बोला था ना, हमने 120 से स्टार्ट किया था, 120 से हमने 98 तक कवर किया है। अभी हम चर्चा करेंगे 98 से ऊपर लेते हैं 97। चलिए चालू करते हैं। आइए देखो जी, तो अब कुछ कुछ क्वेश्चन हम ऊपर से बोल के चलते जाएंगे, तुम समझ लेना। अब सब में उतना हम डीप में जाएंगे तो टाइम बहुत लगेगा। अब देख लो यहाँ पे ये सवाल क्या लिखा है, देखो। ये स्टूडेंट नीड्स टू प्रिपेयर ए बफर सॉल्यूशन ऑफ ए प्रोपेनोइक एसिड, अच्छा, एंड इट्स सोडियम सॉल्ट। एकदम क्लियर समझ में आ रहा है ना कि सर एक एसिड है, उसका नाम है प्रोपेनोइक एसिड, और उसी का सॉल्ट है, उसका एक बफर बनाया गया, उसका pH 4 है, दिया है। और रेशियो पूछ रहा है। ये सवाल मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है। क्यों बताएं भाई, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि एसिड का रेशियो यहाँ और कॉन्जुगेट का ही इसका रेशियो निकालना है, तो कोई भी कर सकता है। छोड़ो आगे बढ़ते हैं, है ना। तुम देख लो एक बार, ऑलरेडी आप एक बार देख लो, है ना। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। खत्म, आगे बढ़ते हैं। तो इस सवाल में टाइम नहीं देंगे। क्या ये सवाल बताना चाहिए जी? एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। ओके ओके, कुछ खास तो नहीं लिखा है, आप देखो ध्यान से, तो कुछ खास नहीं है। यहाँ लिखा है कि NH4OH इतना था, इसको मिला दिया इसमें, और मिलाने से कुछ हुआ है, तो जो हुआ है उसका pH निकालो। एक बार बता दो क्या? देखो, हो सकता है तो कई लोग कन्फ्यूज आ गया होगा, मैं समझा देता हूँ जी। आप देख लो, देखो देखो देखो, यहाँ लिखा है NH4OH और इसके साथ रिएक्शन कर रहा है HCl, तो ये बनेगा NH4Cl। और क्या बनेगा? अरे बोलो ना, अरे बोलो। हाँ बोल दिया। बताओ ये कितना दिया है? 20 ml 0.1 m। ये कितना है? 40 ml 0.05। सही है यहाँ तक? एकदम सही है, बिल्कुल जी सही है। पूछता है pH ऑफ द मिक्सचर, यानी कि जब हम दोनों को मिलाएंगे ना, अच्छा, तो मिलाने से जो बनेगा मिक्सचर उसका pH निकालो। सर अभी तो पता ही नहीं कि मिक्सचर बना कैसा है, कैसे पता करेंगे? हम बोले थे कोई भी क्वेश्चन में रिएक्शन दिया हो तो पहले रिएक्शन लिखना चालू करो। हमने मोल में पढ़ा है रिएक्शन, कैसे पता करेंगे? रिएक्शन की चर्चा हमेशा दो ही यूनिट में करते हैं, या तो ग्राम इक्विवेलेंट में करते हैं या तो मोल में करते हैं। कोई बोलेगा कि सर आप अगर बोलो कि एक चीज़ बताओ जिसमें हमको करना चाहिए, तो मैं बोलूँगा ग्राम इक्विवेलेंट। लेकिन अगर तुम रिएक्शन को ध्यान से देखो ना, इसमें एन फैक्टर की वैल्यू कितनी है? 1 है। और जब जब एन फैक्टर की वैल्यू 1 होता है तो तुमको याद होगा कि जब जब एन फैक्टर 1 है तो मोल और ग्राम इक्विवेलेंट सेम ही है, तो हमको ग्राम इक्विवेलेंट करने की जरूरत ही नहीं, हम मोल में ही काम चला लेंगे। बोलो, अरे बोलो, देखो कैसे बोलेंगे, ये दोनों को गुना कर दो। तो एम का फॉर्मूला होता है N/V। तुम इसको करवाओ दोनों को, है ना। क्या कराना है? दोनों को मल्टीप्लाई। तो N कितना आएगा? 20 × 0.1, तो कितना आ गया? बोलो ना, 2। लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं कि 2 क्या है। अरे भैया, जब हम मोलरिटी को वॉल्यूम से गुणा करेंगे तो मोल आएगा, लेकिन तुम ये भी तो देखो ना, हमने वॉल्यूम ml लिया है, तो ये मोल नहीं है, मिली मोल है, तो 2 मिली मोल आएगा। ये ध्यान रखना। तुम चाहो तो वॉल्यूम को कन्वर्ट कर लो लीटर में, आंसर सेम ही आएगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप वॉल्यूम को ml में लेते हो ना, तो वो मोल नहीं आता है, वो मिली मोल आता है। और अगर वॉल्यूम को आप लीटर में ले लोगे तब मोल आएगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आगे कैलकुलेशन में कट जाता है, तो हम कन्वर्जन नहीं कर रहे हैं जी। हाँ जी, आइए इन दोनों को गुणा कीजिए तो कितना आता है? 40 × 0.05, तो ये आएगा 40 × 5/100। ओके, कट गया, ये कटा, सब कटा, तो कितना आ गया? 2 मिली मोल। तुम ध्यान से देखो, सर इसकी वैल्यू भी 2 है और इसकी भी वैल्यू 2 है। याद आ गया? सर अगर रिएक्टेंट दोनों बराबर हो ना, तो ऐसे रिएक्शन को शास्त्रों में बोला गया है, क्या बोला गया है? कंप्लीट रिएक्शन। अब अगर रिएक्शन कंप्लीट है, तो तुमको याद है ना कि जब रिएक्शन कंप्लीट होता है तो कुछ देर के बाद क्या होता है? मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूँ बाबू, देखो ऐसे, ठीक है, या देखो आगे। अरे यार, हाँ ठीक है, चलिए। तो कुछ देर के बाद ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। क्यों? कंप्लीट है ना, सब खत्म हो गया। तो प्रोडक्ट कितना बचेगा बताओ? ये बनेगा 2 मिली मोल। अपने पढ़े हैं ना, अगर कंप्लीट है तो प्रोडक्ट उतना ही बनता है। तुमको तो मिल गया ना कि ये सॉल्ट कितना मिली मोल बनता है? 2 मिली मोल। कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करो तो N/V, तो मोल मिली है ना, मिली को मोल में कन्वर्ट करो तो 1000 से भाग दे देंगे।
वॉल्यूम कितना आएगा सर? वॉल्यूम उतना ही आएगा ना जितना इन दोनों को मिलाएंगे। इन दोनों को मिलाए होंगे तो कितना? 60 मिलीलीटर। तो हम यहाँ लिखेंगे 60 मिलीलीटर, और मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से भाग दे दिए। 1000 कट गया, ये कटा, तो कंसंट्रेशन आ गया 1/30। मतलब सर ये जो सॉल्ट बना है, अच्छा इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये दोनों को हम मिलाएंगे ना, तो मिलाने के बाद कंप्लीट रिएक्शन होगा, और कंप्लीट रिएक्शन होने के बाद सब खत्म हो जाएगा, और सॉल्यूशन में सिर्फ एक ही चीज बचेगा, उसका नाम क्या है? NH4Cl। जरा ध्यान से देखो ना, अरे देखो NH4Cl एक सॉल्ट है, और अगर सॉल्ट का हमसे कोई pH पूछेगा, इसका मतलब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। अरे भैया सॉल्ट का pH कहाँ निकालने के लिए पढ़े हैं? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में पढ़े हैं। तो जरा बता सकते हो इसका फॉर्मूला क्या लगेगा? हाँ बता सकते हैं, बोलो कौन सा? इसमें फार्मूला लगेगा ई वाला। कौन वाला? ई वाला। ये लगाते हैं फार्मूला, आपने पढ़ा है pH इज इक्वल टू, ये देखो सॉल्ट का नाम क्या है बेटा? NH4Cl। ये एसिडिक सॉल्ट है, फार्मूला लगेगा 7 माइनस हाफ pKb माइनस हाफ log C। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्वेश्चन में kb दिया है, तो pKb कितना आएगा बोलो तो? बोलो ना रे, अरे उसका निगेटिव 5 आएगा ना, 5 आएगा, और माइनस हाफ log C हमने निकाला है 1/30। इतना तो तुम कर ही सकते हो, ये बस कर लो कैलकुलेशन और आंसर आ जाएगा। इसमें भी कैलकुलेशन किया है, आप देख सकते हो। इसके कैलकुलेशन देखो, यहाँ पे ऐसे किया है ना, देखो यहाँ का कैलकुलेशन और मेरा कैलकुलेशन देखो सेम है ना। ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो देखो बेटा, ये जो प्रॉब्लम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं कि ऐसे साधारण क्वेश्चन है, नहीं। रिएक्शन वाले जो सवाल होते हैं ना, आप एक बार देख लो, मैं स्क्रॉल कर देता हूं ऊपर से, हमने क्या करने का कार्यक्रम किया है, आप ध्यान से देख लो एक बार। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये रिएक्शन के सवाल है। रिएक्शन के सवाल ऐसे ही होता है, ये पैटर्न है। रिएक्शन करवाओ, रिएक्शन करवा करके प्रोडक्ट को देखो, प्रोडक्ट में अगर सिर्फ सॉल्ट बचा है तो हाइड्रोलिसिस है, फॉर्मूला हाइड्रोलिसिस का लगा, खेल खत्म। देखो हाइड्रोलिसिस का हमने फॉर्मूला लगाया। सर हाइड्रोलिसिस के फॉर्मूला में कंसंट्रेशन अपने सॉल्ट को चाहिए, सॉल्ट का कंसंट्रेशन हमने निकालने का टेक्निक बता दिया, खेल खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं, चलो चलिए जी, चलिए 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 चलिए। ये क्या है, थोड़ा इसको देखो तो अच्छा से, कुछ खास देखने लायक तो हमको नहीं लग रहा है, नॉर्मल है। तुम पूरा पढ़ो ना, बहुत सारा लंबा इंग्लिश लिखा है, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ सॉल्यूशन में कुछ ऐसी चीज़ नहीं है कि तुम नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, आप कर लेना। एक पूरा एक बार ध्यान से पढ़ो, अभी बना सकते हो सवाल को, ठीक है। मैं डिफिकल्ट सवाल ही लूँगा, इजी सवाल लेंगे तो अपना वीडियो फिर पूरा नहीं होगा, हम डिफिकल्ट सवाल को चर्चा करेंगे, है ना। आ जाओ, क्योंकि वीडियो का मेन उद्देश्य है ना कि वीडियो के हम उद्देश्य हम जेईई के डिफिकल्ट सवाल को कर सके, है ना। ईजी क्वेश्चन तो क्लास में हो ही जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 94 जो है ना, वो एकदम मैं बोलूँ ना धाकड़ क्वेश्चन है, एकदम धाकड़ है। मतलब अगर कोई ऐसे बनाएगा ना, जैसे सॉल्यूशन दिया है ना, वो तो एकदम समझो ना, मैं क्या ही बोलूँ, छोड़ो, बोलना ही नहीं चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे अगर कोई बनाएगा ना तो उसे कभी नहीं बनेगा। हम तुमको टेक्निक बताते हैं, एकदम सुन लो बाबू ध्यान से। देखो सवाल का आप ध्यान से पढ़ो। सवाल में लिखा है ना कि हमने pH को 7 से 2 कर दिया। मतलब सर पहले pH कितना था? 7, बाद में pH हो गया कितना? 2। ऐसा करने से क्या हुआ? सॉल्युबिलिटी जो पहले था 10 के पावर -4, बाद में सॉल्युबिलिटी हो गया 10 के पावर -3। अच्छा, मतलब एक सवाल कुछ ऐसा है कि जैसे कि एक हमारे पास बीकर है, लिखा है ना, साफ साफ लिखा है, आप ध्यान से पूरा पढ़ो। इसमें लिखा है कि ऑन डिक्रीजिंग द पीएच फ्रॉम 7 to 2 द सॉल्युबिलिटी ऑफ एस्पेरिंगली सोल्युबल सॉल्ट ऑफ बीक एसिड इंक्रीज्ड। मतलब ऐसा है कि इस हमारे पास बीकर में एक सॉल्ट रखा है, ठीक है। इसका pH वैरी करता है 7 से 2, लेकिन जब pH को 7 से 2 वैरी कराते हैं ना, तो इसकी सॉल्युबिलिटी भी वैरी कर जाती है। इतना ही नहीं, इस सॉल्यूशन में साल्ट के अलावा भी एक चीज़ रखा हुआ है। देखो क्या लिखा है, बीक एसिड। बीक एसिड जैसे कि HX। अब इसमें एग्जाम्पल में तुम मान सकते हो कि बीक एसिड एसिटिक एसिड भी हो सकता है। इतना तक क्लियर है। सवाल पूछा है ये जो एसिड है ना, इसका pKa कैसे निकालेंगे। ये सवाल बहुत डिफिकल्ट है। आप इसके कैलकुलेशन को देखो ना, कुछ समझ में नहीं आता, कुछ मुश्किल है भाई। सवाल तो समझ में आ गया कि pH को घटाने से इसकी सॉल्युबिलिटी पे चेंज आया है, इतना तो पता चल रहा है, लेकिन बोलता है ये सब कर तो दिए, लेकिन क्वेश्चन ये है कि सर इसके अंदर जो एसिड है ना उसका pKa निकालें। कुछ दिमाग नहीं काम करता है, हम सॉल्युबिलिटी को pKa से कैसे कन्वर्ट करें। आप ध्यान से समझो क्या लिखा है, भाड़ में जाए, हम तुमको बताते हैं, उस पर फोकस करो। सुनो, ये क्वेश्चन वास्तव में किस टॉपिक का है बताओ? सॉल्युबिलिटी का है, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। लेकिन क्या ये क्वेश्चन सिर्फ सॉल्युबिलिटी का है?
नहीं। अगर क्वेश्चन सिर्फ सॉल्युबिलिटी का होता तो इसमें सिर्फ सॉल्ट होने चाहिए थे। तुम देख रहे हो कि इसके बीकर में सॉल्ट तो है ही, इसके साथ साथ बीक एसिड भी प्रेजेंट है। और तुम गौर से देखो, इस सॉल्ट का फॉर्मूला दिया है mx और बीक एसिड का फॉर्मूला दिया है hx। हमको तो लगता है कि क्लास में हम पढ़े हैं। याद है जब सॉल्युबिलिटी पढ़ाया था तो सॉल्युबिलिटी के अगले पेज से हमने पढ़ाना चालू किया था सॉल्युबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन। यानी ये जो टॉपिक है ना, लिख लो, जो नहीं पढ़ा है वो ध्यान से सुनो क्या है। सॉल्युबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन मतलब सर सॉल्युबिलिटी तो है, इट इज ट्रू, लेकिन ये सॉल्युबिलिटी कॉमन आयन के प्रेजेंस में है। कैसे जी भैया? सॉल्ट के साथ ये बीक एसिड दिया है ना, आप देखो ना, इनका एक्स वाला पोर्शन कॉमन है। तो जब जब सॉल्युबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन होगा तो क्या होता है कॉन्सेप्ट, अगर वो तुमको पता हो ना तो तुम सवाल बना दोगे। इतना पता चल गया। ये सवाल एडवांस में आया है। ये सवाल एक्चुअली 3 बार आए हैं, एक बार एडवांस में आया और 2 बार जेईई मेन में आया, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ये तो पता चला तुमको कि नहीं चला? बोलो कि ये जो क्वेश्चन है सॉल्युबिलिटी का है और सॉल्युबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन है। सर अगर सॉल्युबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन है तो इस सवाल को करने का अप्रोच क्या है? देखो अप्रोच क्या है। अप्रोच ये है कि पहले आप सॉल्ट का रिएक्शन लिख दो, ऐसे लिख दिए, और फिर एसिड का रिएक्शन लिख दो, ये भी लिख दिए। थोड़ा दूरी में लिखते हैं यार, है थोड़ा दूर में लिखते हैं, लिख दिए। यही तरीका तो ही है ना। इसका KSP का एक्सप्रेशन लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? m प्लस एक्स माइनस। अब हमारा कॉमन आयन इफेक्ट का लॉजिक कहता है कि इन दोनों में जो कॉमन है वो कॉमन कहाँ से है? यहाँ से है। तो इसकी जो वैल्यू होगी ना वो सप्लाई कौन करेगा? ई वाला सप्लाई करेगा। तुम बोलोगे सर इसका x माइनस की वैल्यू कौन सप्लाई कर रहा है? एसिड कर रहा है, लेकिन एसिड से x माइनस निकलेगा कैसे? हाँ निकलेगा, K के एक्सप्रेशन से निकालेंगे, H प्लस एक्स माइनस डिवाइड बाई HX। अब ध्यान से देखो K का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, नहीं दिया है? कहाँ दिया है? दिया ही नहीं कहीं है, कहीं उसके बारे में चर्चा ही नहीं किया है। कोई समस्या नहीं है, हम उसको छोड़ देते हैं, हम उसको चर्चा ही नहीं करेंगे। हम सिंपल ये करेंगे, K को तो हमको निकालना है, उसको रहने देंगे। H प्लस की चर्चा क्वेश्चन में दिया है। आप देखो H प्लस कितना दिया है? 7। यहाँ पे H प्लस हम 7 से हम मतलब 7 है तो उसको 10 के पावर -7 लिख सकते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर तुम ध्यान से देखो तो करने के लिए तुम कर सकते हो, लेकिन एक समस्या है। सारा वैल्यू रख सकते हो, लेकिन ये वैल्यू कहाँ दिया है क्वेश्चन में? अगर इन दोनों को हम कैलकुलेट करें, उस कैलकुलेशन से हम कुछ निकालना चाहेंगे भी, उसके लिए ये वैल्यू तो पता होना चाहिए ना भाई। अरे बाबू तुमको कुछ भी सॉल्यूशन निकालना है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है भड़ में जाए, उसे लेने को लेना देना हमको है नहीं। कुल मिला के मेरा सवाल ये है सर, सॉल्व करने के लिए HX तो अपने को होना चाहिए ना। क्वेश्चन में कहीं एसिड का दिया है कंसंट्रेशन, तो आप कुछ भी करोगे तो आंसर आएगा ही नहीं ना, क्योंकि हमको एसिड का कंसंट्रेशन पता ही नहीं, तो बनाएंगे किससे? बोलो, यही तो है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये मुश्किल है बनाना, लेकिन मैं तुम्हारे को शॉर्टकट बताता हूं, सुनो, लिख लो कॉपी में। सॉल्युबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, सॉल्युबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन इफ कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड इज नॉट गिवन। तो ऐसा जब क्वेश्चन होना तो ये नॉर्मल तरीके से सॉल्व नहीं होगा जो तुम करना चाह रहे हो। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, लिख लो, एस इज इक्वल टू रूट अंडर के एस पी एच प्लस अपॉन के प्लस 1। ये शॉर्ट ट्रिक होता है। इस फॉर्मूले से इसको हम टिका सकते हैं। देखो कैसे, देखो देखो भी तुम्हारे सामने में इसको हिला के रख देते हैं। देखो एस कितना दिया है? एस, अरे भैया 2 एस है ना, तो पहला वाला कितना है? देखो ना 10 के पावर -4 है। के एस पी कहीं दिया है? कहाँ दिया है? सॉल्युबिलिटी ऑफ एसिड कहीं दिया ही नहीं है, छोड़ देते हैं ऐसे ही। एच प्लस, पहला बार कितना एच प्लस आएगा? 10 के पावर -7। के हमको निकालना है +1, लिख दिए। इसको इक्वेशन 1 मान लो। दूसरी बार एस की वैल्यू कितना है? देखो यहाँ पे 10 के पावर -4, सॉरी -3। के एस पी एच प्लस अगली बार कितना होगा? 10 के पावर -2 अपॉन के प्लस 1। ये इक्वेशन आ गया 2। तुम ध्यान से देख लो बेटा, तुम्हारे पास ये 2 इक्वेशन है। अगर हिम्मत है, सॉरी,
अगर हिम्मत है ना तो तुम दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, और सॉल्व करोगे ना तो यहाँ से के का वैल्यू निकलेगा और के को पीके में कन्वर्ट कर लेना। देखते हैं इसके आगे तुमसे सॉल्व होता है कि नहीं। मैं हिंट खाली दे देता हूँ, ये दोनों इक्वेशन को भाग दे दो जाओ। अगर ये दोनों इक्वेशन को तुम डिवाइड कर दो आंसर पक्का आ जाएगा। देख लो करके, आंसर आता है बहुत क्लियरली। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्या समझ में आया कि सर सॉल्युबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन को बनाने का टेक्निक तो यही है, ये वाला टेक्निक कि जो कॉमन आयन है उसको पुट कर दो। लेकिन मैं बोल रहा हूं ये टेक्निक काम नहीं करेगा। कब नहीं करेगा? जब सवाल में एसिड का कंसंट्रेशन न दिया रहे। इसने इसीलिए बहुत सारा मेहनत किया है। ये मेहनत अपन से होने वाला नहीं है, बहुत टाइम लगेगा, एग्जाम में बनाओगे पगला जाओगे, इसलिए हम मेहनत नहीं करेंगे। हम एडवांस के इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन को इस शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए बोल रहा हूँ, कहाँ गया पता नहीं चल रहा है, देखो आगे आ नहीं रहा है, सॉरी। तो ये जो शॉर्ट ट्रिक है ना, ये ध्यान रखो, लिख लो, आप सॉल्व करके देख लेना, आपका आंसर आ जाएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ, खत्म हुआ बाबू। चलो हम थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। हाँ, इस वाले सवाल में कुछ ऐसा खास बताने की ज़रूरत मुझे तो नहीं लग रहा है। मैं आपको बताऊं तो साफ साफ लिखा है कि इन दोनों को मिलाया गया है। हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, आप इसको बना करके देख सकते हो, बहुत ईजी है। मैं आगे बढ़ता हूँ, है ना। अब एक बार देख लो, सॉल्यूशन भी बहुत साफ साफ लिखा है ना। अपने को पता है ना, इसका कंसंट्रेशन निकालने के लिए इसके मोलरिटी को वॉल्यूम से गुना करेंगे, टोटल वॉल्यूम से भाग देंगे। टोटल वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम पता नहीं है, भी मान लो, भी प्लस 50 फाइनल फार्मूले में रखेंगे, आंसर आ जाएगा, है ना, आसान है। आगे चलते हैं जी। ये क्या है? हमें लगता है ये भी वही सवाल है, कुछ खास पीएच तो बफर सॉल्यूशन पीरियड है ना। एक नहीं, एक सब हल्के सवाल है यार, ये सब नहीं हम करेंगे, इसको मैं स्किप कर देता हूँ। क्या है ये? बफर सॉल्यूशन 0.1 कुछ खास नहीं है, मैं इसको भी छोड़ता हूँ। बड़ी डिफरेंस से पीएच, हाँ, ये मैं ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, ठीक है, इसको ले लेता हूँ। आ जाओ 89 नंबर क्वेश्चन। 89 नंबर में क्या लिखा है ना, आप अगर इसमें दिक्कत क्या है ना, लोगों को क्वेश्चन समझ में आता है। सवाल लिखा है, व्हाट इज द डिफरेंस इन पीएच फॉर 1/3 एंड 2/3 स्टेज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 0.1 m एसिटिक एसिड। अब देखो यार, इतना तो पता चल रहा है ना कि एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, पता चल रहा है तुमको। अब इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में दो लोग हैं, एक तो ये है और दूसरा ये है, और दोनों रिएक्शन करके क्या बनाएगा, CH3COONA प्लस H2O। इतना तो सही है तुम्हारा। लेकिन एक बात आप समझो, अगर तुम्हें ध्यान हो तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है ना, कि अगर हमको ये पता चले कि सर न्यूट्रलाइजेशन तो है, यानी टाइट्रेशन है। न्यूट्रलाइजेशन तो टाइट्रेशन होता है, कुछ नहीं यार, टाइट्रेशन और न्यूट्रलाइजेशन को एक ही चीज़ है। टाइट्रेशन का सिंपल मतलब रिएक्शन होता है और न्यूट्रलाइजेशन का मतलब रिएक्शन ही है। तो हमें बोल रहा है कि दोनों को रिएक्शन कराना है। अब आप समझो यहाँ पे रिएक्शन कराना कैसे है। इसने बोला है कि जब 1/3 न्यूट्रलाइजेशन होगा, ये स्टेटमेंट तुम समझ रहे हो 1/3 न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? सुनो क्या हुआ, मैं बताता हूँ। एक्चुअली एक बीकर है, उस बीकर में एसिटिक एसिड को रखना है और ऊपर से ब्यूरेट लगाना है, इसको ब्यूरेट बोलते हैं, और इस ब्यूरेट के अंदर में रखना है NaOH को। ये प्रश्न है। और जैसे ब्यूरेट से NaOH नीचे गिरेगा ना, तो इसको न्यूट्रलाइज करेगा। अब धीरे धीरे करके डालेंगे, तो बोल रहा है कि डालते 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 एक ऐसा समय आएगा कि वो 1/3 जो है, दो क्वेश्चन है भाई, पहला 1/3 है फिर 2/3 है। 1/3 जो है वो एसिड का न्यूट्रलाइज हो जाएगा। सर इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है, मतलब मेरे को समझाओ, सुनो जरा ध्यान से। सर इसका 1/3 न्यूट्रलाइज हो गया, इट मीन्स इधर देखो, मतलब स्टार्टिंग में ये ए था। एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, तुम ए तो छोड़ो, तुमको लफड़ा हो रहा है ना, तो ए मत लिखो, 1 मान लो कि स्टार्टिंग में कितना था, 1 था। मतलब एसिटिक एसिड शुरू में 1 था, माने 1 मोल या कुछ मान लो ऐसे करके, उसमें हम एसिड डालना चालू किए ना, डालते गए डालते गए डालते गए, किसको, बेस को सॉरी, एसिड को नहीं, एसिड तो खुद ही है। तो एक ऐसा समय आया जहां पे इसका 1/3 न्यूट्रलाइज हो गया। मतलब 1 का 1/3 पार्ट न्यूट्रल बन गया। सर अगर इसका 1/3 पार्ट न्यूट्रल बनेगा तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा। मतलब आप ऐसे समझो कि पहले 1 था, हम इसमें NaOH डालते गए डालते गए डालते गए डालते गए डालते गए डालते गए डालते गए, एक ऐसा समय आया कि इसका 1/3 जो हिस्सा था ना, वो न्यूट्रलाइज हो गया। सर 1/3 न्यूट्रलाइज हो गया, इसका मतलब इसमें 1 में से 1/3 पार्ट सॉल्ट बन गया, ये इसका मीनिंग है। ओहो, इसका मतलब इस शुरू में तो 0 था, लेकिन कुछ देर के बाद ही पता है 1/3 हो जाएगा। क्यों जी? क्योंकि 1/3 इसका पार्ट न्यूट्रलाइज हुआ है, इधर आया है। ये बचेगा कितना? तो सर 1 में से 1/3 जाएगा तो कितना बचेगा, 2/3।
तो इसका बच्चा हुआ पार्ट 2/3 है और ये 1/3 है। सर ये तो बेस है ना, ये तो हमेशा लिमिटिंग में रहेगा, क्योंकि इसको तो थोड़े थोड़े करके हम डालेंगे ना तो प्रोडक्ट बनता जाएगा, वो तो खत्म हो जाएगा। तो जैसे ही 1/3 न्यूट्रलाइजेशन हुआ, मतलब ये जो एसिड था उसका 1/3 पार्ट सॉल्ट बन गया, उसका बचा कितना 2/3। जो भी कल से सवाल आए ना ऐसे ही करना है हमेशा। अब सुनो जरा देखो तो सॉल्यूशन में ये है और ये है, याद करो जब सॉल्यूशन में ये दोनों हो तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं, बफर बोलते हैं। क्या इसका हम पीएच निकाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। फार्मूला क्या है बताओ? ये एसिटिक है तो इसका तुमको पता होगा, हमने फार्मूला पढ़ा है, लिख लो सब लिख। बाकी आगे का तो हमें लगता है तुम कर लोगे। इसमें आगे का फिर 1/3 दिया है तो 1/3 से फिर ऐसे ही हम 2/3 भी कर लेंगे। तो मैं निकाल नहीं देता हूँ। पीएच क्या हो रहा है, पीएच पीके प्लस लॉग ऑफ, नीचे में किसको लिखते हैं, वीक एसिड कितना है 2/3, और ऊपर में कौन है बताओ ना यार, ये कितना है 1/3। ये हो गया, कट गया। पीके दिया है क्या क्वेश्चन में? नहीं दिया, छोड़ देते हैं, नहीं देते, रहने देते हैं, हम इतना ही पे छोड़ देते हैं। हम इसको क्या करेंगे ना, आगे हो सकता है कट उठ जाएगा। पीके ये आएगा log 1/2, ये तुम्हारा आ गया इक्वेशन 1। क्वेश्चन में क्या था, व्हाट इज द डिफरेंस इन पीएच फॉर 1/3? 1/3 के लिए पीएच हमने निकाल लिया है। ये सेम काम करो 2/3 के लिए, चलो करते हैं। अगर इसमें मैं कर देता हूं, अगर 2/3 के लिए करोगे तो क्या होगा जरा सोचना। तो अगर हम यहाँ पे लिखें 2/3 के लिए तो ऐसे लिखेंगे CH3 COOH NaOH CH3 COONA H2O। 2/3 का मतलब अगर ये 1 है तो ये तो 0 होगा, और 2/3 न्यूट्रलाइजेशन मतलब इसका 2/3 पार्ट इधर बन गया, इधर बचा कितना 1/3, मतलब इसका 2/3 पार्ट खत्म हो गया। तो देखो ये बच्चा फिर से पीएच निकालो ना, पीएच लॉग ऑफ बोलो, अरे बोलो ना, ये आएगा 1/3 2/3, ये कट गया तो पीएच किसके बराबर आ गया बोलो, पीके प्लस log 2। जरा देखो इक्वेशन 2, कुछ देर पहले हम निकाले थे इक्वेशन 1 और ये है अपना इक्वेशन 2। अब तुम अपना वीडियो पॉज करके लिखते चलो हमारे साथ साथ। ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2, दोनों को क्या करना है, घटाना है। तुम घटा करके देख लो, जो आंसर आएगा हो जाएगा, काम खत्म। आई थिंक क्लियर समझ में आ गया। तो ये जो क्वेश्चन था बाबू, ये टाइट्रेशन के ऊपर सवाल था, इसी को टाइट्रेशन बोलते हैं, यही टाइट्रेशन है। बहुत हल्के सवाल होते हैं, ठीक है। टाइट्रेशन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, टाइट्रेशन कुछ होता थोड़ी है। टाइट्रेशन तो बस रिएक्शन है ना, आप देखो तो है ना, दो चीज को रिएक्शन कराते हैं, वही टाइट्रेशन है, खत्म है। इसको देख लेगा क्या पूछा है, 90 नाउ व्हाट वॉल्यूम ऑफ एडिट इनटू द एव सॉल्यूशन स्टूडेंट। हमें लगता है कुछ खास नहीं है, अगर तुम देखो तो एक बार पढ़ के देखो, नॉर्मल सवाल है, सब कुछ दिया है इसमें। हम ऐसे वाले सवाल नहीं लेंगे भाई, हम सिर्फ वो ले रहे हैं जो थोड़े डिफिकल्ट लग रहे हैं देखने में। आफ्टर ट्रीटमेंट 12 ml ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बेस पीच एट द एंड पॉइंट द वॉल्यूम ऑफ द सेम बेस रिक्वायर्ड इज 27 ml के दिया है। अगर रिएक्शन तुम्हें समझ में आ रहा है, समझ में तो आ ही रहा है, सब कुछ तो दिया है। ये रिएक्शन में ये दिया है 2.7 और ये है 1.2, तो ये लिमिटिंग होगा तो ठीक है, ये दोनों बचेगा तो बफर बनाएगा, सब कुछ है। तुम बोलोगे सर 2.7 कहाँ से? अरे भैया यहाँ दिया है, देखो ना भाई, ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.2 आएगा। और एसिड के बारे में कहीं क्वेश्चन में तो दिया होगा ना, एसिड का 2.7 कहाँ से लाया है, मैं एक बार देख लेता हूँ। वीक एसिड आफ्टर ट्रीटमेंट विद 12 ml ऑफ ये, ओके ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस हैज pH 5 एट द एंड पॉइंट द वॉल्यूम ऑफ सेम। अच्छा यहाँ देखो लिखा है एंड पॉइंट का मतलब रिएक्शन कंप्लीट होगा, लेकिन यहाँ पे आप देखिए समझो यार, रिएक्शन कंप्लीट ऐसे डायरेक्ट मत बोल देना कुछ भी। यहाँ पे ये तो बेस का तो दिया है 1.2, ऊपर देखो लिखा है मिलीमोल ऑफ एच टेकन 27 into 0.27 कहाँ से आया, कहीं तो कुछ क्वेश्चन में भूल रहा। हाँ यहाँ देखो लिखा है एट द एंड पॉइंट द वॉल्यूम ऑफ सेम बेस रिक्वायर्ड इज 27 ml। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है, मैं बताया था, मुझे लगता है तुम गड़बड़ा दोगे इसमें, क्योंकि समझने में लफड़ा हो रहा है। ये सवाल में लिखा है ना कि एक वीक एसिड है, आप समझ लो, इसमें गड़बड़ हो जाएगा। हाँ इसमें गड़बड़ा जाओगे। इसका रिएक्शन हम कराते हैं स्ट्रॉन्ग बेस से, करा दिए। अभी स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करोगे तो क्या बनेगा बताओ, कुछ सोच लो ना, क्या बनेगा? ये बनेगा Ba और बनेगा H2O, ऐसे है ना। अब इसमें एक बात लिखा है कि हमारा जो बेस है ना वो है 12 ml 0.1 m, इतना तो लिख के दे दिया है। अब बोलता है कि जब हम रिएक्शन सब करा दिए तो जो सॉल्यूशन बना उस सॉल्यूशन का pH 5 था, यहाँ तक तो ठीक है। फिर आगे लिखा है ना कि जब एंड पॉइंट आता है ना, अच्छा एंड पॉइंट किसको बोलते हैं समझते हो? तो एंड पॉइंट का मतलब जहाँ पे रिएक्शन सब खत्म हो गया,
उस एंड पॉइंट पे ये जो बेस है ना, बेस, इसका 27 ml वॉल्यूम की जरूरत पड़ती है। मतलब यार ये बोल रहा है ना कि जब ये रिएक्शन कंप्लीट होगा ना, उसमें ये बेस 27 ml लगेंगे। अच्छा एक बात बताओ, अगर ऐसा बात है, थोड़ा दिमाग लगा के सोचना, तो अगर ये 27 ml लगेगा और बेस का मोलरिटी कितना है, 0.1 m है, तो मोल कितना आएगा बोलो तो? दोनों को गुना कर देंगे 2.7। अब एक बात बताओ, अगर ये एंड पॉइंट है तो एंड पॉइंट पे का मतलब क्या होता है? एंड पॉइंट मतलब जहां रिएक्शन खत्म हो गया, यानी रिएक्शन कंप्लीट हो गया। और रिएक्शन कंप्लीट का मतलब क्या है कि सारे के सारे रिएक्टेंट खर्च हो गए। सर सारे रिएक्टेंट खर्च हो गए, इसका मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर होगा, उसी को तो कंप्लीट रिएक्शन बोलते हैं। तो अब जरा सोचो तो, अगर 2.7 वैल्यू इसका है एंड पॉइंट पे, तो गारंटी है कि इसका भी वैल्यू कितना होगा, 2.7 होगा। इसीलिए देखो इसने सॉल्यूशन में कितना दिया है, 2.7। इसके देखो कैलकुलेशन में पता चला, इसका मतलब ये एसिड कितना होगा, 2.7, लेकिन बेस तो 1.2 है। कैसे जी? क्योंकि स्टार्टिंग में तो 12 ही ml लिए थे। मतलब आप समझें, बेस जब एंड में जाएगा ना तब इतना वॉल्यूम लगेगा। उस एंड के वॉल्यूम को इससे मल्टीप्लाई करके हम एंड का मोल निकालेंगे बेस का, और वो मोल एसिड के बराबर होगा, और यही एसिड का स्टार्टिंग पॉइंट होगा। तो देखो हम यहाँ पे स्टार्टिंग में 2.7 ले लिए, ये 1.2, अब रिएक्शन आगे हम कैरी करेंगे। इसीलिए ये सवाल थोड़ा सा मतलब टेक्निकल है, क्योंकि इसमें ये जो कॉन्सेप्ट लगाया है ना, ये थोड़ा सा हटके है। नॉर्मली ये कॉन्सेप्ट कम आता है कि मतलब ये बेस वाले से इसकी वैल्यू को निकाला है। तो आप एक बार देख लो कि 2.7 कैसे आया। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा जी। ठीक है जी, ये क्या है, लंबा चौड़ा तो लिख दिया है, लेकिन हमें तो नहीं लगता कुछ खास है, क्योंकि इसमें CL दिया है, सर्टेन, ये सब ठीक है। पढ़ के देखो, सॉल्यूशन में बहुत इजी है, मतलब कुछ खास नहीं, करके तुम देख सकते हो इसको। आगे लिखा है वेंटेनेबल एसिड इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट 10 ml ऑफ अमोनिया सॉल्यूशन, द इक्विवेलेंस पॉइंट अकर्स एट pH। क्या हुआ, कुछ ज़्यादा तो नहीं है वैसे। अगर तुम भी देखो तो इस सवाल को रीड करो, क्या लिखा, एसिटिक एसिड है तो 85 देखो। एसिटिक एसिड का फार्मूला मैं लिख देता हूँ, CH3COOH। अमोनिया के साथ रिएक्शन करा रहा है, क्या बनेगा, CH3COO NH4 प्लस, और क्या बनेगा, H2, ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, तो अगर तुम देखो तो ये एक वीक एसिड है, और ये हमारा बेस है, और ये हमारा सॉल्ट है। इसने बोला है कि ये 10 ml है, 0.1 m है, ये 10 ml है, 0.1 m है। और इसने एक बात बोला है, बात कुछ बोला नहीं, दोनों को गुना करें ना कितना आएगा, 1 आएगा, 1 मिलीमोल। इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1 मिलीमोल। क्या ये दोनों इक्वल है? जब इक्वल होता है तो इसको क्या बोलते हैं, कंप्लीट रिएक्शन। कंप्लीट रिएक्शन मतलब कुछ देर के बाद ये 0, ये भी 0, ये प्रकट कितना होगा, जितना है उतना ही प्रकट होगा, यानी 1 मिलीमोल। ए बाबू एक बात बताओ, आप यहाँ क्या लिखा है, देखो पढ़ो, इक्विवेलेंस पॉइंट। ध्यान रखना, कहीं भी इक्विवेलेंस पॉइंट लिखा रहे या एंड पॉइंट लिखा है, इसका मतलब होता है रिएक्शन खत्म होना। इक्विवेलेंस पॉइंट और एंड पॉइंट का मतलब है एंड ऑफ द रिएक्शन। एंड ऑफ द रिएक्शन मतलब रिएक्टेंट खत्म हो गया, सिर्फ क्या बचा, प्रोडक्ट। सर प्रोडक्ट क्या है, ओनली सॉल्ट है। अब कुछ देर पहले बताया था, अगर मिक्सचर में सिर्फ सॉल्ट होता है, वहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। अब तुम खुद सोचो, अगर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस लगेगा तो इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे। अब फार्मूला भी तुम लोग को पता है कि नहीं? अरे भैया ये जो सॉल्ट है ये वीक का है। देखो इधर का पार्ट वीक एसिड है, इधर का पार्ट वीक बेस है, तो इसमें फार्मूला ये वाला लगेगा, 7 + ½ pK - ½ pKb। सब दिया है इसमें, आप चिपका लो, बस क्लियर। तो 2-3 बात ध्यान रखोगे टाइट्रेशन में, तो क्वेश्चन बन जाता है कि इक्विवेलेंस पॉइंट का बेसिक मतलब क्या है। इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब है कि जहां पर रिएक्शन पूरा का पूरा क्या हो, खत्म हो जाए। ओके जी, हाँ, कुछ खास तो नहीं मेरे को इसमें लगता है, तुम देख लो पढ़ के, कुछ नहीं लिखा है। कंप्लीट टाइट्रेशन मतलब कंप्लीट रिएक्शन। कंप्लीट रिएक्शन में सब बराबर हो। देखो यहाँ पे लिखा है 20 ml 0.1 मोनो बेसिक एसिड रिक्वायर्ड 20 ml ई वाला। ठीक है, तो इन दोनों को गुना करोगे तो कितना आएगा बताओ। यहाँ लिखा है ना, मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू बेस, ये आ गया। यहाँ से क्या निकालेंगे, मोलरिटी ऑफ एसिड। मोलरिटी ऑफ एसिड आ गया 0.2। आगे क्या लिखा है, कंप्लीट टाइट्रेशन पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। अब ये कुछ है नहीं यार, अब देख लो, बहुत आसान है यार, इसमें क्या है मैं बताऊँ, ऐसा मैं पहले बता चुका हूँ 1-2 बार। ये क्या है,
नॉर्मली है, इसको मैं स्किप कर देता हूँ, तुम लोग देख लेना बाकी सवाल को, वही चीज़ है, सेम ही है, देख रहे हो ना। अरे सॉल्यूशन तुमको नहीं समझ में आ रहा होगा शायद, इसने प्रिंटिंग में मिस्टेक किया है। ये 20 जो लिखा है मैं तुमको बताता हूँ, लिख के बता दूँ, तुम लोगों को लगेगा पता नहीं क्या है, ये इसके लिए लिखा है और ये इसके लिए लिखा है, और ये टाइम 0 है, मतलब 0 टाइम पे ये इतना था, ये इतना था। अब दोनों इक्वल है ना, तो कंप्लीट रिएक्शन तो बाद में क्या हो गया, खत्म हो गया सब। तो ये कितना बनेगा, ये इतना बनेगा, और ये भी कितना बनेगा, इतना बनेगा। तो CH3COH का कंसंट्रेशन कितना होगा, 20 बाई वॉल्यूम कितना, 200। वॉल्यूम 200 कहाँ से आया तुम देख लो क्वेश्चन में पढ़ करके, 100 दोनों है ना, 100 ले लेंगे तो हम कर देंगे 200, काम खत्म। तो कोई खास नहीं है, ठीक है। बाकी आएगा तुम कर सकते हो, है ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत क्लियर है, ये न्यूट्रल है और ये एसिड है, वीक एसिड। इस सॉल्यूशन आफ्टर इक्विवेलेंस सिर्फ क्या बचा है, मतलब आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट मतलब रिएक्शन सब खत्म हो जाएगा ना, रिएक्शन को खत्म होने के बाद सिर्फ ये बचता है। और सिर्फ एसिड का पीएच कैसे निकालते हैं तुमको अच्छे से पता है, बाकी आगे खुद से करो, इसके आगे इसका मत देखो कैलकुलेशन, ठीक है। ये क्या है, ये वॉल्यूम ऑफ 50 ml ऑफ वीक एसिड इज अननोन टाइट्रेटेड विद, ठीक है, बहुत सारा चीज़ दिया है लेकिन कुछ खास तो नहीं है। एट द हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट 90 ml द पीएच 4.10 द इनिशियल कंसंट्रेशन, देख लो इसमें। मैं इसमें कुछ अगर तुमको हिंट दे दूं तो मैं इतना बता देता हूँ, इसमें साफ साफ दिया है, देखो यहाँ पे 5 ml ऑफ वीक एसिड, सॉरी 50 ml ऑफ वीक एसिड, अननोन कंसंट्रेशन इज टाइट्रेटेड विथ 0.10 m सॉल्यूशन ऑफ NaOH, यहाँ तक क्लियर है। द इक्विवेलेंस पॉइंट इज रीच्ड आफ्टर इतना ml, देखो हो गया। अभी सॉल्यूशन देखो समझ में आ रहा है, ये बोल रहा है ना कि NaOH का मोलरिटी इतना है, इस वॉल्यूम पे इक्विवेलेंस पॉइंट आया है। अगर इस वॉल्यूम पे इक्विवेलेंस पॉइंट है तो उस समय इस वीक एसिड और इस NaOH का ग्राम, ये क्या बोलते हैं, दोनों का ग्राम इक्विवेलेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हमने दोनों का M1 V1 M2 V2 बराबर कर दिया। अगर बराबर करोगे इसका M1 निकलेगा। M1 मतलब M1 कौन है, कौन M1 है, वीक एसिड की मोलरिटी है। देखो वीक एसिड का मोलरिटी मिल गया। आगे क्वेश्चन में क्या पूछता है, एट हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट। ये हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट हमने लगता है पढ़ाया यार क्लास में। हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब होता है ये जो फॉर्मूला होता है ना, इस फॉर्मूले में ये दोनों क्या हो जाता है, बराबर। तो पीएच किसके बराबर हो गया, पीके के। यार ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करना है, सही बताऊं तो, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट। तो भैया हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट पर तो दोनों कट जाए ना, तो पीएच किसके बराबर होगा, पीके। तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करना था एक्चुअली, ये बिना मतलब में इतना सब कर रहा है, ठीक है। ये क्या है, कुछ नहीं, आप देख लो इसमें क्या है मैं बताऊं, सिंपल सा है। हाँ, क्या लिखा है, व्हाट अमाउंट ऑफ HCl वी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 1 लीटर ऑफ ए बफर सॉल्यूशन ऑफ pH इतना यूजिंग द 0.01। हाँ, ये थोड़ा सा बताता हूँ, इसमें कई लोग पता नहीं क्यों गलती करता है। सवाल वैसे तो है आसान, लेकिन मे भी पढ़ने में दिक्कत होता है क्वेश्चन में, कई बार सॉल्यूशन नहीं समझ में आता। तो मैं बताता हूँ, HCl है, इसका रिएक्शन कराया है किसके साथ, ध्यान से देखो ना, NaCN के साथ, तो आएगा HCl और NaCl, ठीक है। यहाँ तक तो सही जा रहे हो तुम। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कि ये 0.01 मोल है। अच्छा, और इसके बारे में तो पता ही ना कुछ, मान लो कि ये होगा। अब कहीं लिखा थोड़ी है यार, वो तो निकालना है तो हम मान लेते हैं ना। अरे भैया मान लेते हैं कि ए मोल है तो 0 होगा। अब अगर तुमको थ्योरी याद है तो थ्योरी में मैंने बोला था कि अगर इसको बफर बनना है ना तो ये लिमिटिंग होना चाहिए। तो ये तो कुछ देर के बाद खत्म हो जाएगा ना, तो ये तो 0 बच जाएगा। ये बचेगा कितना, 0.01 माइनस ए, और ये कितना प्रकट होगा, ए, और ये भी कितना प्रकट होगा, ए। जरा ध्यान से देखो, इस बफर सॉल्यूशन में 2 लोग हैं, एक ये है और एक ये है। तो ये है वीक एसिड और ये इसका है कॉन्जुगेट बेस। हमें लगता है अब तुमको समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पे कैलकुलेशन में पता चला, एसिड की जगह क्या लिखा है, एक्स। अरे भैया एक्स मैंने ए भी लिख सकते हैं, उसने एक्स मान लिया है। यहाँ ये आगे सॉल्व कर लो, आंसर आ गया, खत्म, ठीक है। ये क्या है, कुछ है ही नहीं, है ना, इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। व्हाट शुड, मैंने कि तुमको इंग्लिश में जो लिखा है ना, अगर तुम समझ लेते हो ना तो आसान है, अदरवाइज है तो कुछ नहीं। इसके सॉल्यूशंस देखो, तुमको नहीं लगेगा, मेन समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, समझ लो तो आ जाता है, ठीक है। ओके, आगे 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 आगे, इधर कुछ खास तो नहीं है, इधर भी कुछ खास नहीं है। चलो ये मैं थोड़ा सा बताता हूँ, इसको मैं अलग से लिखूंगा नहीं, मैं सॉल्यूशन से बताता हूँ, ईजी है। देखो लिखा है, अब ध्यान से देखो, लिखा है व्हाट परसेंटेज ऑफ द कार्बन इन द H2CO3 HCO3 बफर। ए बाबू देखो, एक बफर सॉल्यूशन है,
इसके अंदर H2CO3 और HCO3 माइनस का, इसके अंदर किसका परसेंटेज पूछा है देखो तो, कार्बन का। लेकिन और पढ़ो आगे, शुड बी इन द फॉर्म ऑफ HCO3। आहा, मतलब परसेंटेज ऑफ कार्बन तो निकालना है, लेकिन ये कार्बन किस फॉर्म में प्रेजेंट है, HCO3 माइनस के फॉर्म में। इसका मतलब परसेंटेज ऑफ कार्बन नहीं निकालना है, परसेंटेज ऑफ HCO3 माइनस निकालना है। भैया ये तो इसके फॉर्म में प्रेजेंट है ना। तुम देखो सॉल्यूशन को ध्यान से, ये रेशियो तक तो तुमको समझ में आ रहा होगा। ये रेशियो के बाद अगर इसका परसेंटेज निकालना हो ऊपर वाले का, तो क्या लिखेंगे, इसका बाई टोटल। सर अगर यहाँ 4 लिखे हैं रेशियो, तो 4 रेशियो का मतलब 4/1, तो टोटल कितना हो गया 5। तो यहाँ पे कितना लिख दिया, 4/5 × 100, काम खत्म, आ गया परसेंटेज। कुछ था ये पता चला ये लाइन कैसे की है। अरे भैया अगर इसका परसेंटेज निकालना है तो इसका बाई टोटल। अरे भैया हम रेशियो को लिख सकते हैं ना 4/1, तो 4/1 को ऐड कर देते हैं, 4 + 5 आ गया आंसर। ये क्वेश्चन तो कोई भी बता सकता है, इसमें हम चर्चा नहीं करेंगे। इसमें क्या लिखा है बीच में, ठीक है कर सकते हैं। फाउंड इन ब्लड मेंटेनिंग द पीएच ऑफ द, ओके मैं इसको जूम कर लेता हूँ, शायद तुम्हें दिख रहा होगा नहीं। ये क्वेश्चन हमने लेक्चर में लिए हैं, आपको मैं बता देता हूँ। हमने चर्चा किया था ब्लड बफर के बारे में। ये कौन सा नंबर सवाल है जी, 69 में देख रहा हूँ, 69 नंबर। हमने क्लास में ब्लड बफर जैसा कुछ चीज़ पढ़ाया था, याद है आपको। जैसे अगर मान लो ये ब्लड इसमें भरा हुआ है, तो इस ब्लड में इसका बफर पाया जाता है H2CO3 एंड HCO3 माइनस का। मतलब ये एक्ट करता है वीक एसिड और ये एक्ट करता है कॉन्जुगेट बेस। क्वेश्चन में लिखता है कि अगर इस ब्लड के बफर के अंदर हमने किसको डाल दिया, किसी को डाला नहीं है, कुछ तो लिखा है एन एक्सेस ऑफ एसिड। अच्छा, इसके अंदर मान लो हमने एसिड डालना चालू किया। भैया तो एसिड डालोगे तो एसिड जब इसमें इंटर करेगा तो ब्लड का काम क्या है, अपने पीएच को न्यूट्रल रखना। अरे भैया ब्लड बफर है ना, तो अगर ब्लड एक बफर सॉल्यूशन है तो बफर सॉल्यूशन का कर्तव्य क्या है कि अपने पीएच को न्यूट्रल रखेगा। पीएच को न्यूट्रल कैसे रखेगा, आने वाला एसिड को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। जब एसिड डालोगे तो इन दोनों में कौन पोर्शन है जो एसिड को पसंद करता है, एसिड को ये बेस पसंद है, तो बेस ले लेगा। कौन ऑप्शन ए, खत्म। आगे क्या है, चलो 68 में बहुत लोगों का दिक्कत है, 68 ले लेते हैं। 68 बेंजोइक एसिड, फार्मूला लिख देता हूँ, C6H5COOH। रिएक्शन किससे कर रहा है, NaOH के साथ, और NaOH के साथ रिएक्शन करके बनाएगा C6H5COONA और H2। कुछ है नहीं यार, बहुत ईजी सवाल है। देखो ये 100 ml है, ये 0, अभी कुछ देर पहले मैं चर्चा किया था पीछे आगे के क्वेश्चन में, ये 0.02 m है। बोलता है दोनों का रिएक्शन हुआ है। कहीं भी टाइट्रेट शब्द लिखा हो तुम उसको छोड़ दो, टाइट्रेट से कोई लेना देना नहीं है। टाइट्रेट का मतलब होता है सिंपली रिएक्शन करना। क्या लिखा है, पीएच आफ्टर 50 ml NaOH डाले हैं। 2 क्वेश्चन है, एक बार 50 ml, एक बार 100। चलो इस बार हम 50 डालते हैं और सोचते हैं इसका पीएच कितना आएगा। मैं अभी कुछ देर पहले तुमको पढ़ाया था कि अगर ऐसा कोई सवाल तुमसे पूछ दे, अरे भाई कहाँ से आ गया बिना मतलब में यार, फालतू वाला है। हाँ मैंने ऐसा पढ़ाया था ना कि लो यार कहाँ चला गया, रुको 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 रुको, चलो हमने पढ़ाया था ना, अभी कुछ देर पहले बताया था। ये दोनों को रिएक्शन करो, सॉरी गुणा करो, कितना आएगा बोलो, 2 आएगा ना, 2 मिलीमोल आएगा। इसको करो कितना आएगा, 0.02 × 50, कितना आएगा, 2/100 × 50, ये कितना आएगा, 1 मिलीमोल। ये कितना सरल है। अगर ये देखो आप समझ लो खुद से कि अगर ये 2 है और ये 1 है, इसका मतलब ये लिमिटिंग है, तो ये कुछ देर के बाद तो 1 हो जाएगा, ये कुछ देर के बाद 0 हो जाएगा, और इसका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना, लिमिटिंग के बराबर। तो देखो प्रोडक्ट में ये है और रिएक्टेंट में ये है, बताओ यही 2 लोग प्रेजेंट है ना। जिस मिक्सचर में 2 लोग हो इसको क्या बोलते हैं, बफर। पीएच निकालो बफर का यही तो रिएक्शन है भाई, रिएक्शन करा करके पीएच निकालना है। अगली क्वेश्चन में क्या लिखा है, 10 ml 100 ml डालना है। 50 ml में देख लिए, 100 ml में देख लेते हैं क्या होगा, और दोनों बार पीएच निकाल करके उसको माइनस, जो क्या पूछा है इसने, माइनस करना है, माइनस नहीं करना, दोनों आंसर लिखना है, खत्म हो गया। टाइट्रेशन मतलब कुछ होता थोड़ी है, टाइट्रेशन मतलब सिंपल रिएक्शन कराना है। सर रिएक्शन करा लिए, ये रिएक्शन में 2 लोग बचे हैं, अब 2 लोग तो जो है बफर ही है, बफर का निकाल लेते हैं, पीएच खत्म हो गया, बस खत्म, आगे बढ़ते हैं। ठीक है
इस सवाल में कुछ है नहीं, तुम लोग बिना मतलब में परेशान हो। इस सवाल में मैं तुमको हिंट देता हूँ, ये थोड़ा 12th में पढ़ना है। ये बेस है, ठीक है, और इसका ये कॉन्जुगेट एसिड है। तुमसे सवाल में क्या पूछा है देखो तो, डिटरमाइन द मोल्स ऑफ पाइरिडीनियम, मतलब इसका मोल निकालना है। कुछ नहीं करो, बफर का फार्मूला लिखो, कॉन्जुगेट बेस की वैल्यू निकालनी है, काम खत्म बस, ठीक है। आगे इसमें क्या लिखा है, कुछ खास चीज़ इसमें नहीं है यार, तो तुम देख लो, सब कुछ दिया है इसमें। ये क्वेश्चन छोड़ दो, ये क्वेश्चन के जो एक्सप्लेनेशन है अभी देना मुश्किल है, ये आएगा अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एनिलीन के बारे में पता ही नहीं अभी, कैसे तुमको समझाए, ये तो होगा ही नहीं। ओके, ये भी कुछ खास तो नहीं है, मैं भी देख रहा हूँ। ये टाइट्रेशन वाला अभी हम 1/4 और 5th हमने नीचे के सवाल में लिया था ना, है ना, तो ये मैं उसी के जैसा मैं इसको स्किप करता हूँ, एक ही सवाल को बार बार लेना फालतू वाला काम है। 60 आई थिंक तुमको समझ में आ रहा होगा, मैंने बताया भी था। 60 में बोलता है ना कि H3PO4 और NaOH को अगर हम मिला दें तो कितने बफर बनेंगे। देखते हैं बना के कितने बनेंगे। मान लो हमने रिएक्शन कराया तो क्या बनेगा। अब आप खुद से सोचो, इसके साथ 3 हाइड्रोजन है, मान लो इसने 1 हाइड्रोजन पकड़ा तो क्या बनेगा प्रोडक्ट बताओ तो। सिर्फ एक ही हाइड्रोजन देना है, सब नहीं देना है H3PO4 में, तो जो बचे ऐसे, मतलब तुम्हें इतना तो याद है ना कि H3PO4 3 बार डिसोसिएट करता है, हमने मोल में पढ़ाया था। तो जब 3 बार डिसोसिएट करेगा ना तो 3 बार रिएक्शन होगा, और 3 बार रिएक्शन होगा तो 3 बफर बनेगा। हम तो सीधा बना सकते हैं, बिना रिएक्शन देखे भी बना सकते हैं, तो इसमें तो ऐसा तो कुछ हमें नहीं लगता है कुछ बहुत ज़्यादा मगजमारी करने की जरूरत है ना। अरे बाबू H3PO4 3 बार डिसोसिएट करता है, सब भुला गया ये लोग। ऐसे टूटता है ना, पहली बार जब टूटेगा तो H+ और H2PO4- बनाएगा, है ना। तो एक बार H+ निकला ना, तो एक बार यहाँ से होगा, एक बार ये रिएक्शन करेगा बेस से जा करके, फिर अगली बार इसको उठाएंगे, इसमें क्या है H2PO4-, ये फिर से बेस के साथ करेगा, तो ये क्या निकलेगा H+, फिर आएगा HPO4-। तो ऐसे करके हमारे पास 3 स्टेप में होंगे। अब एक बार और इसको करेंगे तो 3 बफर हमारे पास बनने की संभावनाएं होती है, ठीक है। ओके ठीक है, इसमें तो कुछ है नहीं खास, तुम देख लो, है ना। इसमें बोल रहा है कि H+ चेंज कब नहीं होता है। H+ तब चेंज नहीं होगा ना जब इनमें से ऐसा कोई डालो जो न्यूट्रल हो, नहीं तो अगर न्यूट्रल के अलावा कोई डाल दोगे तो H+ चेंज होगा। न्यूट्रल यही है, सोचो कैसे, ये बेसिक है, ये बेसिक है और ये भी बेसिक है, न्यूट्रल है, इसलिए आंसर ये सही है। इफेक्टिव रेंज ऑफ बफर, इफेक्टिव रेंज हमने बताया है ना, वो 1/10 से 10 होना चाहिए रेशियो। 2 बार कैलकुलेट करो आंसर आ जाएगा। मतलब ये क्वेश्चन ऐसा है 57 में कि हम अगर डालेंगे, देखो pH पूछा है ना, ये पहले देखो ध्यान से, सही, हाँ ठीक है, pH = pKa + log ऑफ, नहीं pK नहीं, हम लोग गलत लगा रहे हैं एक्चुअली, फार्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ जो बफर है ना वो एसिडिक बफर नहीं है, बेसिक बफर है, POH का फार्मूला लगेगा, POH pKb + log ऑफ B के बेस बाई कॉन्जुगेट एसिड। हम पढ़ाए थे ना, ये रेशियो 1/10 से 10 तक होना चाहिए, इसको इफेक्टिव बफर बोलते हैं। तो एक बार 1/10 रख दो, एक बार 10 रख दो, POH निकालो और देखो रेंज कितना आता है। लेकिन ध्यान रखना POH नहीं है, pH है, तो POH निकाल के pH में कन्वर्ट करके रेंज देख लेना, कोई एक ऑप्शन आएगा सही है वो, ठीक है। इसमें तो क्या है, ऐसा है, इसमें कुछ खास नहीं है, इजी सवाल है, देख लो। बेंजोइक एसिड है, उसके साथ ही सोडियम बेंजोएट दिया है, फिर उसमें HBr डाला है, तुमको याद होगा वो फार्मूला जिसमें हम कुछ डाल करके डिस्टर्ब करते हैं ना, एक्स वाला है ना, तो ये सिंपल है ऐसे, इसको है ना। फिर ये है pH K2 दिया है, इसका pH कैसे निकालें, निकाल सकते हैं, फार्मूला में साफ साफ दिया है, रख दो, है ना, कुछ ज़्यादा थोड़ी सोचना है। pH ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन 20 ml ये है और ये है। चलो तो मैं 54 चर्चा में ले लेता हूँ, ठीक है। 54 इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट है, मतलब है तो अच्छा है, लेकिन सवाल 54 देखो यार क्या लिखा है। H3PO4 है, 20 ml है और 0.1 m है, इसके साथ Na3PO4 हमने लिया है, कितना लिया है, 20 ml लिया है और 0.1 m लिया है। इन दोनों को मिला दिया तो बोलता है इसका pH निकालो। तुम जो गलती कर सकते हो ज़िंदगी में ना, वो पहले मैं बता देता हूँ, मैं पहले गलत सॉल्व करता हूँ फिर तुम समझना। तुमको लगेगा ना कि यार ये एक वीक एसिड है, हमने पढ़ाया भी है कि वीक एसिड है, और तुमको लगेगा ये एसिड का ये कॉन्जुगेट बेस है, हाँ है ना। यहाँ से तीनों H निकालोगे क्या बनेगा, PO4 3-, और वो कॉन्जुगेट बेस का सप्लायर कौन है, साल्ट। हमने बोला था ना कि कॉन्जुगेट बेस ऐसी थोड़ी ना मार्केट में मिलता है, सॉल्ट के फॉर्म में मिलता है। तो तुमको लगेगा ना ये CB है,
और तुम क्या करोगे, तुम ऐसे करोगे कि पीएच फार्मूला ले लोगे, पीके प्लस लॉग ऑफ कॉन्जुगेट बेस डिवाइड बाई बी एसिड। तुम क्या करोगे, इसके जगह इसका वैल्यू रख दोगे, इसके जगह ये रख करके निकाल लोगे। मैं बोल रहा हूँ ये गलत है तरीका। जो नॉर्मली हम पढ़े हैं ना बफर, वो यहाँ पे नहीं, उतना आसान नहीं है ये, आप समझ लो। आप अगर यहाँ पे वैल्यू रख के देख लो, आंसर नहीं आता है, क्लियर बता रहा हूँ। आपको सीखना पड़ेगा, ये एक अलग चीज़ है। तो आप एक काम करो, अपने नोट कॉपी में इंपॉर्टेंट एकदम स्टार लगा के लिख लो, ये अलग कॉन्सेप्ट है। सुनो, ये है कंसेप्ट ऑफ बफर इन केस ऑफ बिग पॉलीबेसिक एसिड। ये अलग कंसेप्ट है। ये वो कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारे पास कोई ऐसे एसिड हो जैसे H3PO4 है ना, इसको पॉलीबेसिक बोलते हैं। पॉलीबेसिक क्यों बोलते हैं? कि इसमें एक से ज़्यादा H है। इसमें बफर के नॉर्मल कॉन्सेप्ट नहीं लगते हैं। मतलब सर आप डायरेक्ट अगर इसमें आप फार्मूला लगाओगे ना पीएच वाला, पक्का गलत आएगा। क्योंकि हम जितने पीएच पढ़े हैं ना, वो ऐसे वालों के लिए नहीं पढ़े हैं। तुमको याद अगर हो तो हमने एसिटिक एसिड का बफर पढ़ाया है, लेकिन तुमने सोचा था एसिटिक एसिड का बफर मोनोबेसिक होता है, तो सारा लॉजिक इसमें काम करेगा लेकिन इसमें नहीं करेगा। तुम लोग क्यों सर, दिक्कत क्या है? डायरेक्ट लगा सकते हैं। देखो दिक्कत क्या है, सबसे पहले एक बात बताओ, H3PO4 है, अगर इसको तुम कॉन्जुगेट बेस बनाओगे तो क्या बनेगा? 3H प्लस और PO4 3 माइनस। देखो मैं तुमको कंपैरिजन करके समझाता हूँ, ज़्यादा मजा आएगा। मान लीजिए हमारे पास एक ये है, क्या ये बफर है? हाँ, ये मिक्सचर को बफर बोलते हैं। और एक बफर है हमारे पास H3PO4 का। अब कंपेयर करके समझना, ये भी एक बफर है, इसको एसिडिक बफर बोलते हैं, है ना। और ये भी बफर है, इसको भी एसिडिक बफर बोलते हैं। क्या ये दोनों एक ही चीज़ है, एक ही कॉन्सेप्ट लगता है? बिल्कुल गलत है। यही तो बता रहा हूँ, जब जब पॉलीबेसिक एसिड होगा ना, वो अलग बफर बनता है। तुम बोलोगे क्या अलग है, बता दीजिए सर। चलिए हम केस क्लियर कर देते हैं। बोला जाता है ना कि जब कोई एसिड पॉलीबेसिक होगा तो इसका जो बनने वाला कॉन्जुगेट बेस होता है ना, ये हाईली रिएक्टिव होता है। क्या होता है? हाईली रिएक्टिव। ये कॉन्सेप्ट इसमें नहीं लगता है। हाँ, इसमें तुम नहीं बोल सकते हो कि इसमें ये हाईली रिएक्टिव है। ये हाईली रिएक्टिव है। एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा आगे भविष्य में क्यों ज़्यादा है। फिलहाल मान लो, क्या मान लो कि जब जब पॉलीबेसिक एसिड होंगे, इसके जो भी बनेंगे कॉन्जुगेट बेस वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। और अगर वो हाईली रिएक्टिव है ना, तो लफड़ा हो गया। देखो लफड़ा ये होगा कि H3PO4 से जो बनने ये है ना, ये है ना कॉन्जुगेट बेस, सप्लायर कौन है इसका? है सॉल्ट, है ना। ये साला खुद क्या करेगा? रिएक्शन कर जाएगा। मतलब अभी तक बफर में ऐसा हम नहीं पढ़े थे कि जो बीक एसिड है वो अपने कॉन्जुगेट बेस के साथ रिएक्शन करता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कहीं नहीं था। बीक एसिड अलग है, कॉन्जुगेट बेस अलग है, दोनों हम आराम से बफर बना रहे थे। ये कॉन्सेप्ट अलग है। यहाँ ये एसिड अपने कॉन्जुगेट के साथ ही रिएक्शन कर रहा है। और देखो रिएक्शन करके क्या बनाता है? H2PO4 माइनस और HPO4 2 माइनस। समझ में आया ये रिएक्शन तुमको? तो तुमको सॉल्यूशन इसीलिए नहीं समझ में आ रहा था कि पता चला ये कॉन्सेप्ट है। तो लिख लो नोट में करके अच्छे से। क्या लिखोगे? इन केस ऑफ पॉलीबेसिक एसिड इट्स conjugate base is highly reactive, so it will further react with acid। ये एसिड के साथ रिएक्शन कर जाएगा। ऐसा पहले नहीं होता था। नहीं नहीं नहीं, पहले वीक एसिड कॉन्जुगेट में सीधा हम फार्मूला में रख देते थे ऊपर नीचे करके। यहाँ नहीं रखेंगे, गलत है। यहाँ रिएक्शन करेगा। देखो कैसे रिएक्शन करेगा, तुम बोर्ड पे देखो, इसने सॉल्यूशन में साफ साफ बताया है। सर ये 20 ml है, 0.1 m है, और ये इतना था। दोनों रिएक्शन किया, हमने दोनों को मोल को रख दिया। अब तुमको पता है ना, दोनों रिएक्शन करके खत्म हो जाएगा। ये बचेगा, क्या बचेगा जरा देखो तो। रिएक्शन में, इस रिएक्शन में ऐसे हो रहा है रिएक्शन, H3PO4 रिएक्शन कर रहा है PO4 3 माइनस, रिएक्शन करके बनाया H2PO4 माइनस H2PO4 माइनस प्लस HPO4 2 माइनस। ये आएगा 20 इंटू 0.1, 20 इंटू 0.1। ये क्वेश्चन में सब दिया है डेटा, है ना। तो ये आएगा 2, ये भी आएगा 2। तो ये तो रिएक्शन कंप्लीट हो गया। ये हो गया 0, ये 0। ये पैदा कितना होगा? 2। ये कितना पैदा होगा? 2। लो, रिएक्शन खत्म होने के बाद हमारे पास ये दो लोग बचे हैं। जरा ध्यान से देखो तो तुमको नहीं लगता है कि एक एसिड है,
और इसका ये पार्टनर कॉन्जुगेट है। ध्यान से सोचो तो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन था, यहाँ 1 है, मतलब ये एसिड है और ये कॉन्जुगेट बेस है, मतलब इसमें ये दोनों काम करता है बफर जैसा। हाँ, बहुत अलग कॉन्सेप्ट था। और जब ये दोनों बफर जैसा काम करेगा ना, तो उस फॉर्मूले में इन दोनों की वैल्यू को रखेंगे। अब देखो यहाँ पे इसने रखा है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, पता चला कहाँ दिक्कत था। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं कैसे तुमको बताऊं। हम नॉर्मली जो होते हैं बफर वीक एसिड के, उसके बफर में कुछ करना नहीं है, कॉन्जुगेट बेस की वैल्यू को रख दो। यहाँ नहीं है, जब जब पॉलीप्रोटिक होंगे यानी पॉलीबेसिक एसिड होंगे, इनका कॉन्जुगेट बेस को डायरेक्ट आप रखोगे, आंसर गलत आएगा। इसमें आपको कॉन्जुगेट बेस को पहले रिएक्शन कराना पड़ेगा, रिएक्शन कराने के बाद जो प्रोडक्ट बनेंगे यही इसमें से एक एसिड हो जाएगा और दूसरा जो होगा वो कॉन्जुगेट बन जाता है, और इसको हम फॉर्मूले में रखेंगे। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। 54 नंबर